हेलो एंड शिवानी जोशी। आज के सेशन में हमने पहले थियरी सेशन में पढ़ा कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशनल ईएमएफ कहलाता है क्योंकि वो उस कंडक्टर के मोशन के कारण आया है। अब हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इस सेशन में करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन स्किल्स को शार्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। एक रॉड है जो y एक्सिस में रखी है और इसकी वेलोसिटी x एक्सिस में कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से ये x एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कुछ प्रेजेंट है। अब हमें बताना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस मोशन के कारण, जिसे हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। हमें पता है मोशनल ईएमएफ कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं v क्रॉस b डॉट l। वेलोसिटी हमें वेक्टर फॉर्म में पता है, b हमें पता है, l हमें पता है। सिंपली हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि ये जो मोशनल ईएमएफ होगा, क्या ये तीनों कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के हैं उन तीनों के कारण आएगा या किसी के कारण जीरो भी होगा? बिल्कुल। मोशनल ईएमएफ आप देखो, अगर इन तीनों वी बी और एल में से अगर कोई भी दो पैरेलल होते हैं तो उस केस में हमारा मोशनल ईएमएफ क्या आता है? जीरो। यानी कि हमें पता है वी किस डायरेक्शन में है, आई कैप, एल किस डायरेक्शन में है, जे कैप। मतलब बी का आई और जे वाला जो कंपोनेंट होगा वो जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा। केवल जो कि के कैप वाला कंपोनेंट है, केवल यही मोशनल ईएमएफ दे रहा होगा। तो हमें डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो चलो छोटी क्वांटिटीज है। कभी ऐसा भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जो आई कैप वाला कंपोनेंट है उन्होंने बहुत बड़ा दे दिया, बहुत बड़ा टर्म, बट वो टर्म क्या जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ डॉट प्रोडक्ट करें, तो हमें केवल के कैप वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। यानी कि ये वाला और ये वाला कितना आ जाएगा? 25 वोल्ट्स। माइनस साइन इसलिए है, माइनस साइन जस्ट बताता है कि डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा कहाँ हमने देखा, लेंजेस लॉ से कि हमेशा अपोजिट आता है। हमेशा अगर फ्लक्स बढ़ रहा होता है उसे कम करना चाहते हैं, तो केवल डायरेक्शन है। लेकिन हम यहाँ कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे अनटिल अनलेस हम फ्लक्स चेंज का बात कर रहे हैं और हमें डायरेक्शन निकालने के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है। हमें यहाँ से केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 25 वोल्ट्स। एक मेटल स्ट्रिप है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है और हमें दो पॉइंट्स x एंड y, उनके बीच का पोटेंशियल ऑलरेडी इक्वेशन में गिवन है कि यह है 3.9 माइक्रोवोल्ट्स। अब आप बताओ कि ये स्ट्रिप किस स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही थी, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताइए कि x एंड y पॉइंट ऑल्दो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट वो कहाँ होने चाहिए? अगर हमें नहीं गिवन होता तो वो कहाँ होने चाहिए थे? क्या वो ऐसे हो सकते थे इस डायरेक्शन में? नहीं, बिकॉज हमारी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। और हम ईएमएफ कैसे लिखते हैं? v क्रॉस b डॉट एल। और अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हुए तो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा? जीरो। अगर हमारे पॉइंट एक्स एंड वाई का जो है, अगर ऐसे कुछ होते, एक्स यहाँ होता और वाई यहाँ होता, मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये वाली लेंथ, ऐसे पार्टिकल्स मूव कर रहे होते वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो क्या कोई ईएमएफ आता? नहीं आता। अब तो इसलिए हमारे एक्स एंड वाई क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे वेलोसिटी के। तो अगर आप देखो वी क्रॉस भी करो, वी क्रॉस भी का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? कुछ परपेंडिकुलर आ रहा है वेलोसिटी के, मतलब हमारे पार्टिकल्स कुछ यू मूव करेंगे इस तरीके से। मतलब पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा हमारा परपेंडिकुलर आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी एक्स और वाई क्या होंगे? कुछ इसी तरीके से होंगे। ये चीज आपको समझ आई? इस हमने ये वाली लेंथ क्यों ली पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन था उसके लिए? ये 6.5 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? 0.85 सेंटीमीटर हम लेंथ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप वी क्रॉस बी करो, मतलब जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर। इसी वजह से जो हमारी लेंथ आएगी वो 0.85 हो गया। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें ईएमएफ क्या होगा? बीवीएल, तीनों परपेंडिकुलर है। बी हमें गिवन है, वी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, ये हो जाएगा हमारा बी, और वेलोसिटी हमें निकालनी है। और हाँ, हम यहाँ पर एमकेएस यूनिट्स की बात करते हैं, तो आप 0.85 सेंटीमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट करें। हम 10⁻⁻2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सेंटीमीटर हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो चलो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 0.4 ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन हियर। इरेगुलर शेप का वायर है एसीबी जो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी v से कुछ इस तरीके से मूव करता है। अब हमसे पूछा है कि इस वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, उसकी वैल्यू बताइए। अब आप पहले ये बताइए कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से? एक होगा लेंथ की डायरेक्शन में पैरेलल और एक होगा लेंथ के परपेंडिकुलर। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? v sin थीटा, राइट। और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा लेंथ के, वो कितना आएगा? v cos थीटा, राइट। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में से कौन ईएमएफ इंड्यूस करेगा? ईएमएफ क्या होता है हमारा? कैसे लिखते थे हम? v क्रॉस b डॉट एल। और अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं तो ईएमएफ कितना आता है? जीरो। यानी कि ये v cos थीटा जो है वो लेंथ के पैरेलल है, ए भी हमारी इफेक्टिव लेंथ हुई ना, उसके पैरेलल है। मतलब v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? जीरो आएगा। तो मतलब केवल v sin थीटा वाला कंपोनेंट ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो ईएमएफ हम कैसे लिखेंगे? ईएमएफ हमारा हो जाएगा b v परपेंडिकुलर इनटू l, क्योंकि केवल परपेंडिकुलर वाला ही तो वेलोसिटी वाला जो कंपोनेंट है वही ईएमएफ कर रहा है ना, पैरेलल वाली टर्म तो जीरो हो जानी है। यानी कि b हमें गिवन है, सॉरी b और v परपेंडिकुलर हमने अभी देखा क्या था? v sin थीटा इनटू l। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमें एक लूप गिवन है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है। कैसे? b इक्वल्स टू b नॉट साइन ओमेगा टी। हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ r गिवन है। अब हमसे पूछा है कि बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन दिस लूप क्या होगा। चलो देखो, अब तक हमने पहले जो क्वेश्चन किए इस सेशन में, हमने क्या देखा कि जो कंडक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा था और उस वजह से एक इमोशनल ईएमएफ आ रहा था। बट यहाँ ये मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो पहले वाली कहानी हो गई, ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट कैसे?
फ्लक्स चेंज की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी हो रही है। मतलब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रही है मतलब वो फ्लक्स चेंज करेगी, यानी इन दोनों लूप्स में से फ्लक्स चेंज होगा और उस वजह से दोनों लूप्स में क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो अगर हम टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें तो क्या था, d∅/dt। तो हमें फ्लक्स चेंज देखना है, टोटल फ्लक्स चेंज क्या होगा, पहले लूप का फ्लक्स चेंज प्लस दूसरे लूप का फ्लक्स चेंज। बट आप एक चीज नोटिस करो, अगर करंट का डायरेक्शन कुछ यूं है, जैसे पहले लूप में ये एंटी क्लॉकवाइज, बट कंटिन्यूटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, तो मतलब दूसरे लूप में से ये क्लॉकवाइज होगी। आप रिवर्स भी ले सकते थे, अगर पहले लूप में से हम एंटी क्लॉकवाइज लेते तो दूसरे में से ये क्या आ जाती, क्लॉकवाइज आ जाती। आप देखो हमेशा जो करंट होगी वो दोनों लूप्स में से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इनका अरेंजमेंट से कुछ ऐसा है, एक में से अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे में से एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब इनका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक का अगर के कैप में है तो दूसरे का माइनस के कैप में होगा, कुछ ऐसा ही होगा। अगर आप पहले लूप में से देखो तो एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, फिंगर्स को कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब बी और ए में जो पहला लूप है उसके लिए एंगल 0 डिग्री है, जबकि दूसरे के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा तो मतलब उसके लिए 180 डिग्री है। तो अगर हम इसका जो φ1 + φ2 करेंगे तो बेसिकली एडिशन नहीं है, क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन हो जाएगा, यानी b × a² - b² हमारी नेट फ्लक्स आएगी। आप उल्टा भी ले सकते थे तो हमारा क्या जाता, फिर करंट का डायरेक्शन आप पहले लूप में से एंटी क्लॉकवाइज लेते, दूसरे में से क्लॉकवाइज लेते, तब हमारा आ जाता b × b² - a²। बट हमें माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। करंट का भी हमें क्या पूछा है, केवल एम्पलीट्यूड पूछा है। तो ठीक है, अब हमारे पास फ्लक्स आ गया तो ईएमएफ आ क्या जाएगा हमारा, हम इसको क्या करते, डिफरेंशिएट कर दें। b हमारा गिवन है क्या, b0 sin थीटा sin ओमेगा t। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे a² - b², ये लूप की साइड्स तो कांस्टेंट है तो वो डेरिवेशन से बाहर आ जाएगी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, a² - b² b0 ओमेगा cos ओमेगा t। अच्छा सॉरी, अभी तो हमें करंट निकालनी है ना, ईएमएफ नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। हमें दिखाया कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है स्मॉल r, पर यूनिट लेंथ गिवन है, टोटल लेंथ क्या है इन दोनों लूप्स की, इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर 4a और 4b, यानी 4a + b, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 4a + b × r। करंट कैसे लिखेंगे हम, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। हमें कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ L है गिवन है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है। हमसे पूछा है कि किस केस में इस रॉड के एंड्स के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब आप देखो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिखते थे, मोशनल ईएमएफ v क्रॉस b डॉट l। इन तीनों में से अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं तो मोशनल ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। तो इस वाले केस में भी 0 होगा, मतलब इन सारे केस में, तीनों केसेस में क्या होगा, 0 ही होगा, मतलब नन ऑफ दीज विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। हम देख भी सकते हैं कि क्यों 0 होगा। आप देखो अगर L और V दोनों परपेंडिकुलर है, कोई एक केस हम लेते हैं, तो आप देखो V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा। अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, वो U परपेंडिकुलरली V क्रॉस B के डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। अब अगर लेंथ V के पैरेलल है, मतलब हम कह रहे हैं कि हम ये वाली लेंथ लेंगे, तो इस लेंथ में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। इस वजह से हम इसे इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि V क्रॉस B का जो डॉट प्रोडक्ट होगा L के साथ, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये ध्यान रख सकते हैं कि V, B और L में से कोई भी दो क्वांटिटीज अगर पैरेलल है तो उस केस में ईएमएफ हमारा 0 ही आता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। PQRS एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और हमारा एक जो सर्किट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से कुछ इस तरीके से बाहर आ रहा है वेलोसिटी v से। अब हमसे पूछा है कि इस रेजिस्टर में कितनी इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले आप देखो कि अगर हमारा जो सर्किट है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, मतलब ये जो वाला एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। इंड्यूस्ड करंट तो आएगी, आप उसका डायरेक्शन बताइए, किस डायरेक्शन में आएगी इंड्यूस्ड करंट, कुछ ऐसे आएगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, फ्लक्स कम हो रहा है, उसको इंक्रीज कर सके, मतलब उसका डायरेक्शन कुछ क्या हो जाएगा, इस तरीके से अंदर देखो, कर्ल योर फिंगर्स, अंदर की तरफ ये फील्ड को सपोर्ट कर रही है ताकि वो चेंज ना हो। मतलब डायरेक्शन तो करंट का इस रजिस्टर BC में हमें अभी से पता चल गया कि ये B2C होगी। अब हमें बताना है कि कितनी होगी। आप देखो इंड्यूस ईएमएफ इस पॉइंट B और C के बीच में कितना होगा। इंड्यूस ईएमएफ क्यों आएगा, क्योंकि ये मोशन कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। अब देखो AB और CD ये दोनों लेंथ तो वेलोसिटी के पैरेलल है, ये वाली लेंथ जो होगी और जो वेलोसिटी है वो भी हमारी इसी डायरेक्शन में है, मतलब ये तो क्या है, पैरेलल है। मतलब AB और जो DC है इस वाली रोड में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो किस रोड में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, केवल AD रोड में। AD ये वाली रोड जो है जहां लेंथ परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, केवल उसी रोड में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो चलो हम बस देखते हैं जो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो AD का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या BC के बीच में होगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यानी कि जो रजिस्टर का के दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो इस AD रोड में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर तो क्वेश्चन ही हो गया हमारा। चलो AD के बीच का अगर हम ईएमएफ निकाले वो क्या हो जाएगा, BVL, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है। B की वैल्यू हमें गिवन है 5 × 10⁻²। वेलोसिटी हमें पता है किस वेलोसिटी से ये AD रोड मूव कर रही है, जिससे पूरा सर्किट मूव कर रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड, और लेंथ ऑफ AD क्या है 0.3 मीटर। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा ईएमएफ आ जाएगा 3 मिलीवोल्ट्स, यानी कि जो रजिस्टर है जो पॉइंट्स BC है उसके बीच में भी सेम यही ईएमएफ होगा, क्योंकि AB और CD में से दो ईएमएफ क्या है 0 है। तो करंट कितनी हो जाएगी,
पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वो भी हमें गिवन है 5, यानी कि बस 3 मिलीवोल्ट्स डिवाइड बाय 5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए 0.6 मिली एम्पियर एंड फ्रॉम बी टू सी। इसमें बोला है कि एक लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी v से मूव करता है। अब आप बताओ कि जो एंड पॉइंट्स है a एंड b, इनके बीच में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिखते थे, हम लिखते हैं v क्रॉस b डॉट l। अब ये जो l है ये इफेक्टिव लेंथ होती है, पता है आपको हमने कैसे डिराइव किया था, हमने कहा था हम पहले लिखे थे इंटीग्रेशन ऑफ v क्रॉस b डॉट dl। अब अगर v क्रॉस b कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमारा होगा इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन डीएल, अब देखो अगर ये लूप की हम बात करें तो हम इसको करेंगे ए टू बी तक इंटीग्रेट, यानी कि बेसिकली ये वाली इफेक्टिव लेंथ है जो मिनिमम डिस्टेंस है एंड पॉइंट के बीच की, ये वो डिस्टेंस है। तो यहाँ से बी क्रॉस बी डॉट एल जो है ये इफेक्टिव लेंथ है, और अगर तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में ये हमारा बीवीएल बन जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या होगा, बीवीएल होगा, क्योंकि जो इफेक्टिव लेंथ है ये वेलोसिटी और बी तीनों परपेंडिकुलर है। अब देखो बी हमें गिवन है 0.3 टेस्ला, वी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, और एल जो है जो डिस्टेंस है ए एंड बी के बीच की वो हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन हम एम के यूनिट्स में डील करते हैं इसलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट जरूर करेंगे। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 0.45 वोल्ट्स। हाँ, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही छोटा है। आप देखो ये हमें रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करवाता है कि कहाँ हम मोशनल ईएमएफ यूज करते हैं। देखो आप आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, रेल की पटरियों पर ट्रेन कैसे चलती है, कुछ इस तरीके से। वेलोसिटी वी में आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं, बेटर रहेगा वो। अब आप देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये अर्थ की सरफेस पर, ये अर्थ की सरफेस है। सॉरी मैं डायग्राम वापस बनाती हूँ आपके लिए। अब देखो डायग्राम इस एनिमेशन में आप इजीली देख सकते हैं कि अगर ये अर्थ की सरफेस है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरीके से टर्मिनेट हो रहा है यहाँ परपेंडिकुलरली, और जो हमारी रेल की पटरियां हैं वो इस तरीके से है, वेलोसिटी वी से ट्रेन आगे चल रही है। और अगर आप देखो वी क्रॉस बी मतलब ये लेंथ जो है इसके बीच में हमारा मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि वी क्रॉस बी, वी और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। जो ये वाली लेंथ है इन दोनों के परपेंडिकुलर, वहां के रेल की पटरियों के बीच में हमारा मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमसे बस वही पूछा है कि उस मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। ये तो बहुत आसान है क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है बी वी एल, तो मोशनल ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा बी वी एल। बी की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, यानी कि हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, 5/18 से, ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड जो हमारी वेलोसिटी है वो हो जाएगी। यहाँ देखो और लेंथ क्या है 1 मीटर है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ईएमएफ आ जाएगा 1 मिली वोल्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। Consider the following two statements. Statement 1, an EMF can be induced by moving a conductor in a magnetic field. Definitely आ सकता है अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, और अगर कोई भी, तो हम EMF कैसे लिखते थे, V क्रॉस B डॉट L। हाँ, इन तीनों में से अगर कोई दो पैरेलल हुए उस केस में जीरो होगा, बट हमसे पूछा क्या आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है अगर तीनों परपेंडिकुलर हो, जैसा कि इस केस में गिवन है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और लेंथ इस डायरेक्शन में, तो इस वाले केस में हमारा क्या होता है ईएमएफ बीवीएल, तो बिल्कुल आ सकता है। और स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेटली आप देखो इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड जो लूप के अंदर है वो चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, लूप का एरिया बढ़ाने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकती है, या लूप का एरिया कांस्टेंट रहे और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा कितना, -d∅/dt। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ए और बी दोनों ट्रू है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें बोला है कि एक सिलेंड्रिकल रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और एक स्क्वायर लूप को कुछ इस तरीके से रख दिया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो बताओ इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू इस करंट में से क्या होगा। ठीक है, अब आप देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस लूप में से क्या होना चाहिए। इस लूप का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा कि वो इस इंक्रीमेंट का अपोज करेगी, यानी कि किस तरफ होना चाहिए कि इसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए ताकि वो कैंसिल आउट कर सके। सही है। अब आप देखो फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। यहाँ एरिया कौन सा आएगा, जहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस एरिया में लूप के जिस एरिया में फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब केवल यही एरिया में चेंज हो रहा है ना, इसीलिए πr²/2 आया। πr² भी नहीं आया, ना ही ये पूरा स्क्वायर का एरिया आया, केवल यही एरिया क्यों आया समझ आया, क्योंकि केवल इसी एरिया में तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब इसी एरिया की वजह से हमारा क्या फ्लक्स चेंज आ रहा है। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा d∅/dt। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा टाइम जो है d, केवल ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वही टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और वो कितना हो रहा है हमें गिवन है कि dB/dt की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.01 टेस्ला पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से अब हम करंट निकाल सकते हैं इजीली। करंट क्या हो जाएगी, बस इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी 3.9 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर। बिल्कुल सीधा है, बस कैलकुलेशन हमें करनी है, कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरीके से समझ आ चुका है। ठीक है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए।